नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089755386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देती हूँ सारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स है ना, उनके नाम मैं आपको लिखवा रही हूँ और कहाँ पे उनका लोकेशन है वो उतना आप कर लोगे ना बहुत हो जाएगा। सबसे पहले लिख लीजिए, जिसको पता है वो स्किप कर लो, सिर्फ रिवाइज कर लो। चितरंजन लोको मोटिव वर्क्स सबसे पहला कहाँ पर है? चितरंजन में। चितरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स है ना, ये पूरी जो एक बना हुआ है, ये आपका चितरंजन में ही बना हुआ है। आप पूछेंगे चितरंजन कहाँ पे है, ये पता होगा आप लोगों को, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, एक टाउन है वहां पर। ऐसे ही अगला डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये है वाराणसी यूपी में, ठीक है। तीसरा है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क, मॉडर्नाइजेशन वाला ये कहाँ पे है? पटियाला में, ठीक है। अगला लिखो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री फैक्ट्री, वो है चेन्नई। ऐसे ही रेल कोच फैक्ट्री, ये रेलवे वाली कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? कपूरथला। अगला रेल व्हील फैक्ट्री, ये कहाँ पे है? बैंगलोर में। ऐसी सेवेंथ वाला मैं यहां लिख रही हूँ, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है, ये कुछ यूनिट्स है, 2 यूनिट्स में आपको और एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, हो सके तो याद करने की इनको भी कोशिश कर लेना। एक है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ORG लिख रही हूं मैं, फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, कहाँ पे है? इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज। तो ये आप लर्न कर लो, बहुत है। अगर आपने इतना भी अच्छे से लर्न कर लिया रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट्स, ये मैं PIB से लिखवा रही हूँ आपको, पूरा का पूरा जो भी लिखवा रही हूँ मैं आपको PIB प्रॉपरली सरकार की वेबसाइट से है, ये आपसे पूछा जाता है। वाराणसी वाला है, लोकोमोटिव वाला है, ठीक है। चेन्नई वाला तो बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, कपूरथला वाला है, ठीक है। इसमें ये आप सब याद कर लीजिएगा। रेल व्हील फैक्ट्री अलग है, रेल व्हील प्लांट अलग है, सब अलग ही है। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो, रेल व्हील प्लांट। ये फैक्ट्री थी बैंगलोर वाली, ये प्लांट है, ये बेला छपरा बिहार में, ठीक है। तो ऐसे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको लर्न है बढ़िया बात है, जिनको नहीं लर्न है उनसे मेरा सजेशन है कि इसको एग्जाम से पहले लर्न करके जाइएगा। और जब आप इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे ना, आप लोगों को बहुत खुशी होगी और ये पता चलेगा कि यार ये तो हम एंड मोमेंट पे पढ़ के गए और एग्जाम में आ गया, बड़ा फायदा हो गया। तो ये चीज ना बहुत अच्छी लगती है एग्जाम में, जब बिल्कुल पढ़ा हुआ एकदम एग्जैक्टली पेपर में छपा हुआ आ जाए तो बड़ी खुशी होती है ना। ये वही है, ये वही खुशी है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल पे। पहले इसको मार्क कर लेते हैं इसका आंसर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको, तो अब इसका आंसर भी मार्क कर लो। अभी किया हम लोगों ने रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री अभी बताया मैंने कपूरथला में है, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अभी बताया मैंने, पेरम्बूर चेन्नई वाला। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी बताया था। व्हील और एक्सल बैंगलोर में। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, ऐसी कौन सी जगह है भारत की जहां पर स्टेट्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में रेल के कोचेस बनते हैं? अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, आपने उड़ीसा कुछ पढ़ा नहीं, आपने पटियाला पढ़ा, आपने तमिलनाडु पढ़ा। रेल कोच फैक्ट्री यहीं पर है। अभी मैंने आपको जस्ट अभी रेल की कोच फैक्ट्री बताया, एक पंजाब कपूरथला में बनी है, अभी आपने पढ़ा। फिर एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में लिखवाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मतलब
उस टॉपिक से आपके ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। देख रहे हैं आप सभी लोग, ये फायदा मिलता है टॉपिक को पढ़ने से और थोड़ा सा अपना माइंड यूज करने से, है ना। अगला, कौन सी रेलवे स्टेशन में सेक्शन में पहली बार सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है कहाँ पर पहली बार ऐसी शुरू की गई थी? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये है आपका रेवाड़ी से रोहतक का जो पूरा सेक्शन है वहां पे पहली बार की गई थी, आपको लर्न करना पड़ेगा। अगला, भारत के ऐसे कौन सा राज्य है जहां पर पहला पीपीपी मॉडल के ट्रैक पर जो है यहाँ पर पूरा एक बनाया गया पीपीपी मॉडल? अब देखो भाई, पीपीपी मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो पीपीपी मॉडल पे रेलवे ट्रैक जो है वो बनाया गया। अब तो काफी रेलवे स्टेशन भी बन चुके हैं, ये पर उस समय का सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो पीपीपी मॉडल पर बनने वाला पहला स्टेशन या पहला ट्रैक वो बना है गुजरात का, ठीक है भाई। पीपीपी का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट की पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट और जो हमारी उनकी पार्टनरशिप है उसके बेस पे पूरा मॉडल जो है वो तैयार किया जाएगा। तो भारत का पहला पीपीपी मॉडल रेलवे स्टेशन जो है वो पूरी तरीके से बनाया गया। बाकी और भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, पर पहला आपसे पूछा गया, ठीक है ना, आपसे बात का नहीं, आपसे पहला ही पूछा गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कोंकण रेलवे इनमें से किससे नहीं जोड़ता है? अब कोंकण रेलवे आप लोगों को पता है कि ये वो वाला रूट है, गोवा वाला रूट है, ठीक है। तो ये किसको कनेक्ट नहीं करता है, हमसे ये पूछ रहा, कनेक्ट किसको करता है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। कोंकण रेलवे रोहा से मैंगलोर कनेक्ट करता है, ये भी सवाल आ चुका है। रोहा से मैंगलोर, ठीक है, रोहा टू मैंगलोर। और अब ये पूछ रहा है हमसे कि किसको कनेक्ट नहीं करता है। कोंकण रेलवे का मुंबई से मैंगलोर का जो पूरा रीजन है ये वहां तक की ट्रेन सर्विसेज देता है, ये बेलगांव में नहीं करता, ठीक है। ये मडगांव महाराष्ट्र का, रत्नागिरी महाराष्ट्र का, उडुपी कर्नाटका का वहां तक जाता है, बेलगांव से कनेक्शन ये नहीं रखता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी वैसे कम उम्मीद है। लेकिन रेलवेज आपको पता है कि जब आप कम्युनिकेशन का टॉपिक अपना ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो ना, तो आप ये जरूर कवर कर लेना, रेलवेज वाटरवेज इन सब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपना कवर अप कर लीजिएगा, इसको लिख लो पूरे को, ओके। चलो, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है कि इनकी लंबाई के अनुसार सुरंगों को आपको मैच करना है। तो लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी, अवरोही क्रम में डिसेंडिंग में सबसे बड़ी है पीर पंजाल, ये तो आपको पता है। फिर कारबूदे, नाथूवाड़ी और बेरडेवाड़ी। तो ये आप लोगों को अरेंज करना है इसके लिए, तो इसको भी लिख लो, इस तरीके से पूछा जाता है। तो रेल की टनल्स का जो सीक्वेंस है उनकी लेंथ के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। क्योंकि देखो भाई, एनटीपीसी के एग्जाम में भी आया था, सबसे बड़ी पीर जो पंजाल ट्रेन है ना, सबसे बड़ी है, उसकी लेंथ 11 किलोमीटर की है। ये बनिहाल से काजीगंज रेलवे लाइन तक पूरी जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट है। उसके अलावा जो आप ये देख रहे हो ना नाथुवाड़ी, ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। बेडेवाड़ी महाराष्ट्र की है। इसके अलावा एक और महाराष्ट्र की लिखवा दूं मैं, वो है कार्बाइड। कार्बाइड भी महाराष्ट्र की है, ये आप लिख लीजिए। और वैसे अगर पूछेगा पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी टनल, वो है अटल टनल, हाईवे वाली टनल है वो, मनाली से लाहौल स्पीति तक जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप वैसे ही लर्न कर लो। तो ये भी आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सी कहाँ पे बनी हुई है लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल वगैरह, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलो, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। गलत कौन सा मैच्ड है? अब पोर्ट के ऊपर आ गया, अब वाटरवेज पे क्वेश्चन आ गए, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर विशाखापट्टनम है ये तो आंसर। वाइजैक सबसे गहरा पत्तन है, कोची प्राकृतिक पत्तन है, जवाहरलाल नेहरू जिसका पुराना नाम पोर्ट का नहावा शेवा हुआ करता था, भारत का इकलौता मशीनीकृत है, कांडला ज्वारीय है, टाइडल है। कांडला का नाम अभी क्या हो चुका है? कांडला पोर्ट का नाम मैंने बताया था ना, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट गुजरात का। भारत में टोटल मेजर कितने पोर्ट हैं? भारत की जो हमारी पूरी
साउथ इंडिया है, पूरे साउथ इंडिया में 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, तटीय क्षेत्र है, जिसमें से गुजरात में एक आता है कांडला, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय, मैं दोनों लिख रही हूँ क्योंकि कई जगह पे आपको दोनों नाम मिलेंगे। महाराष्ट्र में आपके दो पोर्ट आते हैं मेजर वाले, एक तो मुंबई वाला और दूसरा कौन सा है, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसका पुराना नाम नावा शेवा हुआ करता था क्योंकि उसके पास दो गांव है ना, इसलिए। उसके बाद अगला यहाँ पर गोवा। गोवा में कौन सा, मार मगाओ पोर्ट। मेरे साथ इस फैक्ट को लिखो, सब लोग याद रखना है। मार मगाओ कौन सी नदी के किनारे है, जुआरी नदी। ठीक है, याद कैसे रखोगे, गोवा जाते हैं जुआ खेलते हैं, देखो नेगेटिव मत लेना, मैं सिर्फ याद रखने की तरीका बता रही हूँ, ठीक है ना। तो गोवा जाते हैं, जुआ खेलते हैं, तो जुआरी नदी होगी, जुआरी नदी के पास क्या बना है, मारमगो। देखो गोवा में दो ही तो नदियां याद रखनी है, मांडोवी जुआरी। जुआरी रिवर, मारमगांव पोर्ट, मांडोवी नदी पर वो जो दूध सागर के वाटरफॉल मैंने बताया था ना, बहुत ही खूबसूरत है, दूध की तरह दिखते हैं, बिल्कुल व्हाइट वाले, वो याद कर लो बस। गोवा तो बहुत ईजी है याद करना। गोवा आजाद हुआ था 1961 में। आजाद इन द सेंस कि भाई वो पोर्चुगीज से हम लोगों ने अपने इंडिया में रखा था। कर्नाटका में कौन सा है, मैंगलोर, ये याद इजी करना है, बैंगलोर मैंगलोर याद करना इजी हो जाएगा। केरला में कोच्चि पोर्ट, कोच्चि पोर्ट का दूसरा नाम क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब खाड़ी या अरब समुद्र का की रानी। चेन्नई में या फिर तमिलनाडु में तीन पोर्ट है, एक चेन्नई, एक कामरांजर और एक एन्नोर। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में वाइजैग, विशाखापट्टनम सबसे गहरा पत्तन है। उसके बाद उड़ीसा में पारादीप और वेस्ट बंगाल में हल्दिया। हल्दिया का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। और साथ ही साथ जो ये पोर्ट है पूरा, ये पोर्ट रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये भारत का इकलौता रिवर के ऊपर बना हुआ पोर्ट है, जो कि आपको याद रखना है, नाम चेंज हो चुका है। कौन से रिवर पे, हुगली रिवर पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये अगला देखो, इनमें से कौन सा ईस्ट, पूर्वी तट पे नहीं है, अभी बताया इनमें से। आपको पता है कांडला नहीं, क्योंकि कांडला जो गुजरात में है, और गुजरात पश्चिमी शोर की तरफ आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी है, करेक्ट कौन सा है, हल्दिया उड़ीसा में गलत, पारादीप ये गलत, उल्टा लिखा हुआ है। कांडला गुजरात में हाँ, मारमगांव कर्नाटका में गलत, मारमगांव कहाँ पे है, गोवा। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला, सॉरी सी हो जाएगा आंसर। इनमें से कौन सा नेचुरल हार्बर नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में नहीं बनाया गया, वो है चेन्नई वाला, आर्टिफिशियल है, बाकी सारे नेचुरल है। अगला, नेचुरल पोर्ट्स भारत के इनमें से कौन कौन से हैं। तो नेचुरल पोर्ट भारत के इसमें से सबसे पहले कोच्चि और विशाखापट्टनम, लिख लीजिए इसको। आप लोग इसकी भी लिस्ट बना लीजिए कि भारत के नेचुरल पोर्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं, प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कौन कौन से बने हुए हैं, इसकी आप लोग एक लिस्ट बना लो मेरे साथ। सबसे पहला कोच्चि पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, उसके बाद हल्दिया वाला, एन्नोर वाला और कांडला। ये सारे क्या हैं, नेचुरल पोर्ट में यहाँ पर आते हैं, और मुंबई वाला पोर्ट भी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई पोर्ट जिसमें CNG LNG टर्मिनल्स ही नहीं है, तो ऐसा कौन सा पोर्ट है, वो है कांडला पोर्ट। LNG टर्मिनल्स जो बने हुए होते हैं, LNG को लाने ले जाने के लिए पूरा एक बहुत सही रहता है। LNG टर्मिनल्स जो है वो आपको मैं लिखवा देती हूँ, आपको याद कर लेने हैं, अभी मेरे साथ ही इसको लिख लो अपने नोट्स में। और आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मेरे साथ लिख लो। LNG टर्मिनल्स कहाँ कहाँ पे है, दहेज में है, हजीरा में है, कोची में है, एन्नोर में है और दाभोल में है, यहाँ पर। ठीक है भाई, ये सारी जगह पे है। और ये आपसे पूछा जा सकता है, दहेज कहाँ पर है, गुजरात में। हजीरा कहाँ पे है, गुजरात में। कोच्चि आपको पता है केरल के अंदर है।
एन्नौर आपको पता है तमिलनाडु में है। दाभोल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, यहाँ पे है। ऐसे ही गुजरात का एक और है मुंद्रा पोर्ट, वहां पे भी एलएनजी टर्मिनल्स है। यहाँ पे सब जगह आपको एलएनजी टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे। भारत में इन पोर्ट्स में एलएनजी टर्मिनल्स है, इनको याद कर लो, बहुत है इसके अंदर। ठीक है ना। और मतलब पूछा जा सकता है ऐसे सवाल, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है वो किस किस को कनेक्ट कर रहा है? सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कन्याकुमारी का केप कैमोरिन, मन्नार की खाड़ी और केप कैमोरिन को आपस में जोड़ रहा है। गल्फ ऑफ मन्नार देखा हुआ है ना सबने, मतलब मैप में सबने नोटिस किया हुआ है ना कहाँ पे बना हुआ है, तो उसी हिसाब से इसको याद रख लेना। अगला सवाल, अब आपको मैच करना है, बहुत इजी है, वही अभी अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। ए का आंसर 4 हो जाएगा, बी और डी को तो हटा ही दो। नावा शेवा कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो बी का हो गया 1, है ना। तो बी का 1 मतलब सी आंसर हो जाएगा, ए तो गलत हो गया। पारादीप उड़ीसा में है, टूटीकोरिन ये तमिलनाडु में है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आते हैं आपको मैं फटाफट आगे करा रही हूँ क्योंकि वो आप लोगों को आते हैं। भारत का इन सब में से सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? वो है मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट, मुंबई हार्बर काफी बड़े अच्छे खासे इलाके में फैला हुआ है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अगला, भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, सबसे बड़ा मतलब इनलैंड वाटरवेज की अगर हम बात करें तो कौन सा है? तो बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है, इलाहाबाद से हल्दिया की तरफ जाता है। देखो, आप सभी लोगों को इनलैंड वाटरवेज जो है उनके नंबर के साथ आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, आपसे सीधा पूछा जा सकता है इनलैंड वाटरवे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किस किस को कनेक्ट करता है, क्या है? तो देखो, आज के समय में अभी जो है नेशनल वाटरवे एक्ट आ गया जिसने बहुत इजी कर दिया है। 13 आपको याद करने हैं, जिसमें से सबसे पहला इलाहाबाद हल्दिया है, नेशनल वाटरवे नंबर 1 है वो, जलमार्ग नंबर 1। इसकी किलोमीटर 1620 है। इलाहाबाद से हल्दिया जा रहा है, मतलब इसमें कौन कौन सी स्टेट आ जाएंगी? यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा। ठीक है, 1986 में बनाया गया था। उसके बाद नंबर 2 जो है ना, वो ये है सदिया से दूबरी वाला। ठीक है, इसकी किलोमीटर क्यों है 891? ये सदिया और दूबरी कहाँ बने हुए हैं? असम के अंदर, ये पूरा पूरा असम में ही है। ठीक है, तीसरे नंबर वाला कोल्लम से कोट्टापुरम है, ये जो आप देख रहे हो, इसका किलोमीटर है 205 किलोमीटर, और ये पूरा का पूरा केरल के अंदर बना हुआ है, बहुत छोटा है 205 किलोमीटर। फिर काकीनाडा से मारकम, या फिर आप विजयवाड़ा भी कह सकते हो, पुडुचेरी के इलाके में पड़ता है। और इसका जो लेंथ है ना, वो 1095 है। सबसे बड़ी लेंथ जो है ना, वो इसी की है, नंबर 1 वाले की, 1095। इसमें मुझे ऐसा लगता है सवाल ऐसा बन सकता है कि आपको नेशनल वाटरवेज के नंबर दे देंगे, आपको इसको अवरोही क्रम में या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको अरेंज करना होगा, तो ऐसा सवाल देखिए बन सकता है, चांसेस है इसके ऊपर। तो काकीनाडा और ये वाला जो बना हुआ है ना, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को कवर करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो 4 सामने दिए मैंने वही बता दिया आपको, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इनको अरेंज करना भी आप लोगों को पूरा आना चाहिए, 1 2 लास्ट तक अरेंज करना भी सीख लेना, इसको लिख लेना, जो मैंने अभी बताया ना सीक्वेंस, आप इनको लिख लीजिएगा। अगला, भारत का राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान जो है, पूरा जो भी पूरा वही हेडक्वार्टर पे दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया है, कौन सा है, कहाँ पे स्थित है? वो पटना में स्थित है, बिहार में। अगला, इनमें से कौन सा पोर्ट गल्फ ऑफ कच्छ में है? तो वही गुजरात वाला ही होगा ना, गुजरात वाला कौन सा है? कांडला, आपको पता ही है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। अगला, इनमें से कहाँ पे पोर्ट टाउन नहीं है गुजरात का, मतलब पोर्ट के पास नहीं है? वो है जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल, ये तीनों गुजरात में पोर्ट टाउन्स हैं, मतलब कि बंदरगाह के पास ही कस्बा है, लेकिन जामनगर बंदरगाह के बिल्कुल पास नहीं पड़ता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा बंदरगाह एक खुला सागरीय बंदरगाह के रूप में भी बना हुआ है? वो कौन सा है? चेन्नई, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाया था, चेन्नई में। अगला, इनमें से कौन सा बाहरी पतन आउटपोर्ट का एक एग्जाम्पल के रूप में हम काउंट कर सकते हैं? वो है हल्दिया वाला, आउटपोर्ट बाहर की तरफ बना हुआ है। अगला, आपको इसमें मैच करने हैं इनके शिपयार्ड जो बने हुए हैं ये वाले, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं? इजी है। तो वैसे आप लोगों ने नाम तो जरूर सुने होंगे, मैग्जन डॉक्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड, कोचिन। कोचिन शिपयार्ड तो मैच ही कर लो सीधा,
डी का तो 3 हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कोची कहाँ पे है, केरल के अंदर है, तो आप डी का तो 3 मत कर लो, तो सी ऑप्शन हटा दो, डी ऑप्शन हटा दो। अब आप देखो, डी का 3, अब बाकी सब कॉमन में से कुछ नहीं आ रहा, अब आपको मैच करना पड़ेगा। अब देखो भाई, गार्डन रीच कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है वेस्ट बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में, मैगजन डॉक बने हुए हैं महाराष्ट्र में, बहुत हेल्प करते हैं भारत में नई नई शिप्स को बनाने के लिए। आंसर है इसका बी। आपको सारे मैं जो है बता देती हूँ, शिपयार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये आपको धीरे धीरे रटना होगा। इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, शिपयार्ड्स के नाम नाम पता होने चाहिए। गोवा शिपयार्ड है, ठीक है, सबमरीन शिपयार्ड है, काफी सारे 27 से ज्यादा शिपयार्ड है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारे रटने हैं, पर कोशिश करना कि इंपॉर्टेंट वाले तो जरूर पता होने चाहिए। जैसे बॉम्बे डॉकयार्ड आपको पता है, ऐसे ही एक और मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ फटाफट से, हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ब्रिस्टॉल बोट, ये कोची में बने हुए हैं, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड याद रख लेना और एक ये याद कर लेना। कलकत्ता का गार्डन रीच इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन है, 2 बार आया है इससे क्वेश्चन। एक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वाला लिखवाया था ना अभी, ये विशाखापट्टनम में है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ वाइजैक। वैसे अब ये वाइजैक वर्ड यूज नहीं करते हैं, अब नहीं करते, पर मैं फिर भी लिख रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लिखना पड़ जाता ना फिर वो विशाखापट्टनम, तो मैं शॉर्ट में फटाफट लिख के आपके सामने रख रही हूँ। उसके बाद आपको मैगजॉन डॉक मुंबई वाला याद रखना है। उसके अलावा एक आपसे ये पूछ सकता है, मुझे जैसे लगता है इंपॉर्टेंट वाला, वो है वाडियार बोट्स। वाडियार बोट्स चेन्नई के अंदर है हेडक्वार्टर्स। उसके अलावा तिम्बलो ड्राई डॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ पे है, गोवा में। तो ऐसे सीधे जो है आप लोगों से डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनको लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। अगला, इनमें से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, पश्चिम तट पर, तो वो है कराईकल। आपको पता है ना कराईकल, मैंने थोड़ी देर पहले पुडुचेरी के बारे में बताया था, दमन जंजीरा रत्नागिरी, ये तो आपको बिल्कुल मिलेंगे वेस्ट की साइड। दमन आपको पता ही है, रत्नागिरी भी आपको पता है महाराष्ट्र में है, लेकिन कराईकल आपको पता है ये पुडुचेरी का पार्ट है और ये तमिलनाडु में आता है, और तमिलनाडु तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पे आता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला वही मैच करो, बहुत इजी है। मारमोगा गोवा बिल्कुल सही लिखा है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा है, ये गलत है। थोड़ी देर पहले बताया था मुंद्रा गुजरात का नेचुरल पोर्ट है, लिखवाया था ना प्राकृतिक बंदरगाह। मुंद्रा आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये गुजरात का है। अगला मैच करो, टूरिज्म स्पॉट है, ये तो देखो ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। कुफरी बहुत फेमस है, मुझे लगता सब लोग गए होंगे शिमला, गए, अगर नहीं भी गए सुना तो होगा, बिल्कुल सुना होगा सब लोगों ने। कुफरी शिमला में है, और शिमला कहाँ पे है, हिमाचल की कैपिटल है, तो डी का आंसर 4 हो जाएगा। और डी का आंसर 4 जो है वो आपका बी हटा दो, डी हटा दो, बचता सिर्फ ए और सी है। ए और सी में सी ऑप्शन का 2 कॉमन आ रहा है, मतलब सी तो हो गया 2, कालिम्पोंग तो हो गया वेस्ट बंगाल में, हमें ये पता चल गया। अब चक्राता और हैफलॉन्ग पढ़ना है अपने को। चक्राता जो है ना वो उत्तरांचल में एक जगह का नाम है, हैफलॉन्ग जो है वो एक आसाम में जगह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कुछ टूरिज्म स्पॉट्स हैं, उस समय न्यूज में थे इसलिए पूछा गया था। अगला ये, आपको याद है पॉइंट कैलिमर बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तमिलनाडु में एक सेंचुरी का नाम है पॉइंट कैलिमोर। तो ये तो डी का तो हो गया 2, है ना, डी का 2 हो गया, मतलब कि बी आंसर हो गया। बाकी तो छोड़ ही दो चाहे। आपको पता ही होगा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर जगह है, बहुत फेमस भी है। कसौली हिमाचल में है, ठीक है। यहाँ बैठे बैठे थोड़ा सा एंजॉय करो, आप जगह घूमो ये वाली, नाम वाम पढ़ो अच्छे से, एंजॉय करो कि हाँ बड़ी खूबसूरत जगह है ना, तो थोड़ा सा दिमाग में रह जाएगा, अच्छी बात है ना। ऐसे कई बार ना दिमाग में रह जाती है बातें। गुजरात उद्बावा में है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, सीधा ही आंसर बन रहा है इसका तो बी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति को पता है जयपुर पिंक सिटी। और मैं ये बता दूं, जयपुर में कोई पिंक सिटी में कोई फ्लावर्स नहीं है, जयपुर पिंक सिटी कहा जाता है, इसके पीछे डिफरेंट रीजन है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे कोई फ्लावर्स बने हुए, नहीं। उज्जैन सिटी ऑफ महाकाल, बिल्कुल सही बात, उज्जैन महाकाल की नगरी है, महाकाल, जय हो महाकाल। वहां पर आप लोगों को पता है कि महाकाल के लिए पूरा एक महाकालेश्वर मंदिर है, पूरा प्लाजा तैयार किया गया है वहां पर। कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय, आनंद का नगर। जैसलमेर को नहीं कहते सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर में लेक्स ही लेक्स है बहुत ज्यादा, इसलिए उसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है, जैसलमेर नहीं है इसका आंसर।
अगला रंगानाथ टेम्पल, वेंकटेश्वर टेम्पल, ये काफी फेमस टेम्पल है ये भी। ये कौन सी हिल्स में बना हुआ है? बीलगिरी रंगा पहाड़ी के जो हिल्स हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। और रंगानाथ जो टेम्पल है, रंगानाथ स्वामी भी कहते हैं इनको, ये है कहाँ पर असल में? हिंदू टेम्पल है, जो विष्णु जी हैं श्रीरंगम में, उनको डेडिकेटेड है, तमिलनाडु में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, तो सीधा याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा ध्वस्त नगर, घोस्ट टाउन के रूप में यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चरखरी। चरखरी को हम घोस्ट टाउन के रूप में कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब मैं ये बता दूं कि घोस्ट टाउन क्या होता है। घोस्ट टाउन एक मूवी का भी नाम है वैसे, मतलब जिनको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, अब इनको अबंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, जब एक पहले समय में वो कुछ हुआ करते थे, पर आज के समय में उनको अबंडन कर दिया गया। जैसे कि भानगढ़ का किला, राजस्थान का बड़ा एक कह लो आपकी डरावनी जगह है। अगर वहां पे सूर्यास्त के बाद आप जाते हो तो बहुत खतरनाक माना जाता है। तो घोस्ट टाउन के नाम से ये फेमस हो जाती है जगह। ठीक है ना, तो घोस्ट टाउन के नाम से ये जगह फेमस है। मांडू एक जगह है। ठीक है, धनुषकोडी, धनुषकोडी एक है। धनुष का अंत, ये भूतों का शहर कहा जाता है, रामेश्वरम के पास ही है, तमिलनाडु के अंदर, श्रीलंका से बहुत पास पड़ता है। और भानगढ़ का किला तो आप जानते ही हैं, सब वो फेमस है उसका, जानते हैं आप। कुलधारा, कुलधारा ये एक पूरा गांव है। ये सिर्फ एक रात में खाली होने के लिए तैयार था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि पालीवल के ब्राह्मण है ना, वहां पे सामूहिक रूप से अपना घर छोड़ दिया था। तो उसके लिए ही वहां पर ये एक श्राप के रूप में चल रहा है। यहाँ पर बहुत सुनसान है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सच में यहाँ पर वास्तविक एक भूत की कहानी रही होगी, मतलब ऐसा बोला जाता है इसके लिए। लखपत, लखपत भी ये जो है ना, एक रन ऑफ कच्छ के पास एक स्थित है ये, गुजरात के अंदर। और कभी ये सिंधु नदी के किनारे एक फलता फूलता एक बंदरगाह के रूप में था, लेकिन एक भूकंप आया, उसके कारण वहां पे जो एक नदी का मार्ग था वो बदल गया, और जैसे ही शहर का भाग्य गिरा, अस्पष्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिख धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सब चीजों के लिए लोकप्रिय है, लेकिन आज के समय में एक तरीके से भूतिया जगह के रूप में फेमस हो जाता है। ठीक है ना, तो कुछ रहस्यमय घोस्ट टाउन के रूप में इनको बोला जाता है। ये कुछ जगह है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे मैच करो इनको, कहाँ पे क्या क्या बने हुए हैं, इनमें से कौन कौन से चारागाह कहाँ पे बने हुए हैं। तो देखो, पहलगाम बहुत फेमस जगह है। मैं आपको वो पहले बता रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ कि एक स्टूडेंट अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो देखेगा सबसे पहले जिसको पता ही है, जिसको पता है कि अच्छा हाँ, पहलगाम तो जम्मू कश्मीर में है, गुलमर्ग तो जम्मू कश्मीर में है, वो मैच कर सकता है इजीली। तो पहलगाम, पहलगाम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। मतलब डी का आंसर तो टू हो गया। और डी का आंसर टू केवल और केवल बी में है, क्योंकि मैं आपको फेमस जगह के बारे में पहले बताऊंगी। क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में जब आप पेपर देते हो कितना प्रेशर होता है दिमाग पर, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग फटाफट से आंसर को सॉल्व करने की टेक्निक सीख जाए। तो डी का टू, और डी का टू एक ही ऑप्शन में है, वो है बी। तो आंसर तो आसान हो गया, लेकिन हम समझ लेते हैं आगे के लिए भी। बनी ग्रासलैंड जो बना हुआ है भारत में, वो गुजरात के अंदर है। बनी बहुत फेमस हुआ था ये, क्योंकि यहाँ के जो चरवाहे थे ना, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तब कुछ साल पहले। बाग्याल्स उत्तराखंड में है। खज्जेर, खजियार, ये आपके हिमाचल में है। अगला, इनमें से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? क्या चीज है? वो है बायोगैस। शक्ति भी दे सकता है और खाद, बाकी तो खाद नहीं दे सकते ना, आप पढ़िए, बाकी तो खाद दे नहीं सकते हैं। अगला, अगला है हिमालय का माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट। ये भी वही हेडक्वार्टर से पूछा गया। ये कहाँ पर है? दार्जिलिंग में बना हुआ है। दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो जितने भी मैंने हेडक्वार्टर्स बताए ना, आप उनको लिख लो। जितने भी, ये करीब 1000 से ज्यादा क्वेश्चन है, 1100 क्वेश्चन का सेट है। इन 1100 के क्वेश्चन सेट में जितने भी मैंने आपको हेडक्वार्टर्स लिखवाए ना, सब लोग नोट कर लो अपने अच्छे में। डायमंड हार्बर, सॉल्ट लेक सिटी, नाम से लगेगा कि भारत के अंदर नहीं है, पर ये तो भारत में ही है, कलकत्ता के अंदर डायमंड हार्बर। जो आपका हल्दिया पोर्ट है ना, हल्दिया पोर्ट को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्ट लेक सिटी भी वहीं पर बनी हुई है। बस ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, हांगकांग, आपको लगे कि यार हाँ यार ये जगह भारत में तो नहीं लग रही, तो ऐसा है नहीं जबकि। ठीक है, वो बस वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर,
इनमें से कौन जो है वो किस चीज के लिए जाने जाते थे? तो कौन सा गलत मैच्ड है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, इकोनॉमिक्स के लिए आप जानते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव के समय में। अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, रिस्पेक्टेड एरोनॉटिक्स के लिए भी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। डीएस कोठारी यहाँ पर फिजिक्स के लिए रहे हैं। एम एस स्वामीनाथन यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बॉटनिस्ट रहे हैं, जियोलॉजिस्ट नहीं रहे हैं। तो ये गलत मैच है, बाकी इसमें सही मैचिंग की हुई है। अगला, जंगल महल इनमें से कहां पर है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र इनमें से कहां पे बना हुआ है? वेस्ट बंगाल में बना हुआ है। और इस तरीके के जंगल महल में ना एक विद्रोह भी हुआ था, याद है आप लोगों को? ब्रिटिश के ही द्वारा पूरा एरिया में बनाया गया था, मिदनापुर में, आज के समय के वेस्ट बंगाल में है ये जंगल। टेरी भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह भी हुआ था ब्रिटिश के समय में। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगला, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। भारत में 7 न्यूक्लियर प्लांट बने हुए हैं, लेकिन उनमें जो है पहला भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनाया गया था वो अप्सरा के नाम से बनाया गया था। तो आप ये लिख लीजिए, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का पहला रिएक्टर था। और है कहाँ पर ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1956 में इसको जो है वो बनाया गया था। 1956। ठीक है भाई। अगला मैच करना है आपको यहाँ पर। इदुक्की, इदुक्की नेशनल पार्क भी है, ठीक है। घाट प्रभा, रामगंगा, साबरागिरी, ये सब जो है आपके एक तरीके से नेशनल पार्क या रिवर्स के भी नाम बनते हैं। तो आपको इसको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है सारे, साबरागिरी, घाट प्रभा, रामगंगा सही लिखा हुआ है। इदुक्की जो है वो एक नेशनल पार्क है, थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। तो आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। फर्स्ट वाला गलत लिखा हुआ है। अगला, बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बात करती है? बिग बैंग का सिद्धांत ये बताता है कि ब्रह्मांड की जो यहाँ पर उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस, बिग बैंग की जगह अगर मान लीजिए नेबुलर पूछ लेता है, नेबुलर का सिद्धांत जो है, हाइपोथेसिस, वो किससे जुड़ा हुआ है? वो भी यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिल्की वे जो है वो कैसी गैलेक्सी है? कैसा उसका शेप है? स्पाइरलिकर या फिर स्पाइरल, ऐसे करके जो है वो पूरा एक शेप बना हुआ है। आकाश गंगा है ना हमारी, जो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। अगला, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उस सीमा को क्या कहते हैं? आपने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा होगा, चंद्रशेखर लिमिट के नाम से वो जाना जाता है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अगला, तारों के कारण एक आकाशीय परिघटना होती है, कौन सी होती है? तारों के कारण क्या बनता है? ब्लैक होल बनता है, ब्लैक कृष्ण छिद्र। बहुत फेमस हुआ था ये तो। अभी ब्लैक होल की जो पिक्चर नासा ने रिलीज करी थी उसके बाद ये काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था। ओजोन होल तो बनेगा नहीं इससे। ब्लैक होल की थ्योरी जो है सबसे पहली बार किसने दी थी? चंद्रशेखर। उसी उसी वजह से चंद्रशेखर को यहाँ पर चंद्रशेखर लिमिट का जो बताया था ना अभी, वो भी इसीलिए कहा जाता है। अगला, एक ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसको दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। सही बात है, बहुत दूर होता है तो दूरबीन से आप नहीं देख सकते। और कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो ठीक लिखा हुआ है, दोनों ही ठीक लिखे हुए हैं। आपको देखोगे आपस में मेल भी खा रहे हैं, बात ठीक है ये वाली। अगला, ब्लैक होल जो है, एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाता है कभी कभी ये। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के जो है विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। ब्लैक होल ऐसा है, कुछ भी पार्टिकल बाहर नहीं आ सकते, कोई रेडिएशन बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उसका जो घनत्व है ना वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी, घनत्व इसका बहुत ही ज्यादा होता है। अगला, अगला ब्लैक होल की थ्योरी, एस चंद्रशेखर। वही सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है 598 में, जो पहले आप पढ़ चुके हैं। तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रही है। अगला, इनमें से क्या आपको स्पेस में देखने को नहीं मिलेगा? तो देखो भाई, पल्सर मिलेगा, ब्लैक होल मिलेगा, क्वासर मिलेगा। क्वासर अभी न्यूज में है। अब ब्रिटल स्टार आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्वासर मैं आपको बता देती हूँ, अभी न्यूज में चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्वासर एक तरीके का बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि उसमें आसमान में मिलने वाले एक तरीके के बहुत ही बहुत ज्यादा चमकीले एक ऐसे पदार्थ से होते हैं, बहुत ज्यादा चमक उसमें आपको देखने को मिलेगी। और जो कि एक ब्लैक होल से भी बड़े आकार के ऐसे कहे गए हैं कि वो बहुत ज्यादा ही बड़े हैं। तो अभी एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने जो है बताया है कि
इस तरीके से एक ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल के अंदर बहुत मिलते हैं, हमारे सोलर सिस्टम से भी बहुत बड़े हैं। तो एक ब्लैक क्वासर करके भी एक चीज है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र समूह। मिल्की वे तो गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा स्टार है। सोलर सिस्टम तो आपको पता ही है, हमारा सौर मंडल, इसमें सारे प्लैनेट्स हैं। लेकिन स्टार्स जितने भी हैं हमारे, वो बहुत ही एक व्यवस्थित आकृति में यहाँ पर बने हुए, उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा टर्म जो है वो अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं रखता है? तो वो कौन सा है? बाइट्स। आपको पता है बाइट्स जो है वो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, बिट बाइट उसमें यूज किया जाता है, जबकि बाकी सारे टर्म्स जो है वो आप अंतरिक्ष के उसमें यूज करते हो, जबकि बाइट्स वगैरह आप इन सब में यूज नहीं करते हो। अगला, अर्थ और सन के बीच में कौन कौन सा आता है? ये तो देखो यार, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल कर दिया इन्होंने। मरकुरी और वीनस, बुध और शुक्र आते हैं, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हो गया, तो ये तो मैं नहीं बता रही। फिर आप भी कहोगे मैम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, इतना इजी क्वेश्चन, मैम आगे स्किप करो, फटाफट बढ़ाओ आगे। अगला, पृथ्वी कहाँ पे स्थित है? पृथ्वी किस किस के बीच में है? ये भी बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। वो है शुक्र और मंगल, मरकरी वीनस अर्थ मार्स। मरकरी वीनस अर्थ मार्स, जुपिटर सैटर्न यूरानस नेपच्यून, 8 है हमारे, ठीक है। अगला, प्लैनेट्स, ग्रहों के बारे में इनमें से क्या चीज ठीक है? जो ग्रह है वो प्रकाशहीन होते हैं और चमकते नहीं है, ठीक है। अगला, वे अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे प्रकाशमान होते हैं लेकिन चमकते नहीं है। वे प्रकाशमान भी और चमकते भी है, गलत गलत गलत। वे अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ठीक है, अलग से दिखते हैं दूर से, लुमिनस बॉडी की तरह, कम होते हैं, ठीक है। सन से सबसे नजदीक इनमें से कौन सा है? मरकरी, सबसे पहला ही होगा ना सबसे नजदीक, मरकरी। और प्लूटो तो अब प्लैनेट के रूप में काउंट ही नहीं किया जाता। अगला, मैच करो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बिल्कुल, इसके मून भी काफी सारे हैं। सबसे छोटा जो प्लेनेट है सौर मंडल का, सबसे छोटा ग्रह बुध है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक चमकीला शुक्र है, बिल्कुल सही बात है। और आगे कह रहा है कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट, सबसे जो आप कह लो कि बहुत तीव्र गति से घूमता है, वो यहाँ पर आपको मंगल ग्रह मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है वो गलत लिखा हुआ है। स्लोवेस्ट, सबसे तीव्र मंद गति से जो है वो यहाँ पर सैटर्न होता है, ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे धीमा ग्रह जो है वो शनि होता है, यहाँ पर सैटर्न होता है। सूर्य की प्रक्रिया को परिक्रमा करने में 30 वर्षों का समय लग जाता है, शनि, ठीक है भाई। अगला, प्लैनेट इनमें से कौन सा है? यूरेनस। ए का तो 2 हो गया, ठीक है, तो बी को, इनको हटा दो, ए का तो हो गया बी। अब सैटेलाइट इनमें से कौन सी है? मून, नेचुरल है ना खुद ही। बी का हो गया 1, तो बी का 1, ए और डी दोनों में दिख रहा है। अब बाकी मैच करो। कॉमेट, हेली कॉमेट सुना होगा, बहुत वर्षों बाद होता है हेली कॉमेट, और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है बेरी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए, मैच करो, ए आंसर हो जाएगा। हेली कॉमेट सुना ही होगा आप लोगों ने, अगर ज्योग्राफी पढ़ी है थोड़ी इस तरीके से आपको पता होगा। अगला, सौर की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। नाभिकीय संयलन से आपको सौर ऊर्जा उत्पन्न देखने को मिलेगी, फिजन में नहीं, फ्यूजन से। सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है जब नया मून दिवस होता है, प्रतिपदा होता है, उस समय सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, ठीक है। ये इजी इजी बात है, इसलिए मैं इनको फटाफट स्किप करा रही हूँ। सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण कब आता है? सूर्य ग्रहण तब आता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। अब आप मुझे बताइए कि चंद्र ग्रहण क्या होता है? ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं उसको इंग्लिश में। चंद्र ग्रहण क्या होता है? सिचुएशन कौन सी इसमें से होती है वो आप जरा मुझे बताओ एक बार, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला प्रश्न, अर्थ और सन के बीच में अप्रोक्सीमेट जो डिस्टेंस है वो कितना कहा गया है? वो कहा गया है करीब करीब 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला, अर्थ जो है सन के नियर सबसे ज्यादा कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और ये आप लोगों से जो है वो पूछा जा सकता है, तो ये आप लिख लीजिएगा। अर्थ जो है नियर होती है, सबसे नजदीक होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पेरीहीलियन। लिखो मेरे साथ, पेरीहीलियन।
पेरी का मतलब क्या होता है? सबसे नजदीक। तो नजदीक कब होती है? 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है। उस समय जो डिस्टेंस होता है वो 147.5 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर्स के करीब होता है। इसे पेरीहिलियन कहते हैं, सबसे नजदीक 3 जनवरी को कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पेरीहिलियन को उपसौर, उपसौर की घटना इसको कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लो पूछता सबसे दूर कब होता है? सबसे दूर होता है 4 जुलाई। ये जो लिखा है ना अगला वाला, ये सबसे दूर का समय होता है। ठीक है, इसे कहते हैं अपसौर, एपहीलियन। इंग्लिश में कहते हैं एपहीलियन, हिंदी में ये आप लिख लेना इसको, ठीक है ना, मीनिंग्स को। अगला, इनमें से कौन सा ग्रह जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर आराम से लगा करके फटाफट कंप्लीट कर लेता है? वो है, क्योंकि सबसे छोटा भी है और सबसे नजदीक भी है, तो सबसे कम समय लगेगा इसको, वो है मरकरी, बुध। सबसे इजीली कर लेता है। अगला, इनमें से कौन सा ग्रह युग्म में कोई बिना उपग्रह होता है? सैटेलाइट कोई है ही नहीं उसकी। कौन सा? मरकरी और वीनस, हमारे बिल्कुल पास वाले सबसे, इनका मरकरी और वीनस का, इसको भी पूछा जा सकता है। अगला, ट्विन सिस्टर, भारत की सॉरी, भारत कह रही हूँ, धरती, धरती के बिल्कुल पास में सबसे नजदीक जो है वो कौन सा है? वीनस। उन्हीं को क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है, ये दोनों साथ साथ पड़ती हैं। ऐसे ही नर्मदा और तापी को बहनें कहा जाता है। ऐसे ही हमारी अर्थ की बहन कहा जाता है वीनस को, क्योंकि क्या होता है कि पहले बात तो सबसे नजदीक भी है, उसी की जैसी शेप है, उसी के जैसा मास है, घनत्व है वैसा ही है, कलर भी वैसा थोड़ा दिखता है, तो इस प्रकार से उसको क्या बोल दिया जाता है? एक जैसा दिखने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुक्र को ग्रह को, शुक्र ग्रह पे जाने के लिए शुक्र, मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ। शुक्र ग्रह पे जाने के लिए इंडिया जो है शुक्रयान जो मिशन है हमारा इसरो लॉन्च कर रहा है, और नासा ही शुक्र ग्रह पे जाने के लिए डा विंची करके एक पूरा प्लान जो है वो, सैटेलाइट का मिशन जो है वो लॉन्च कर रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अर्थ का साइंटिफिक नेम इनमें से क्या है? जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम जो है वो ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। अगला, पृथ्वी की तरह अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर क्या है? पृथ्वी को अलग हम हटा ले तो यहाँ पर विस्कस लिक्विड है। कोर ऑफ द मून में शयान द्रव आपको देखने को मिलेगा, विस्कस लिक्विड बिल्कुल। अर्थ कितना टिल्टेड है? अर्थ का एंगल ऐसा होना चाहिए 90 डिग्री, पर वो ऐसे है। तो ये एंगल कौन सा है जिसपे वो टिल्टेड है? उस एंगल का कितना डायरेक्शन है? 23.5, 23.5, ये वाला है। ठीक है, अगला, भाई इजी क्वेश्चन है बहुत। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल, नॉर्थ पोल कहते हैं, आपको पता है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, सही बात है। अर्थ की धुरी समानांतर है, पैरेलल है, बिल्कुल बात है। अपसौर के समय पृथ्वी की परिभ्रमण जो होता है वो तीव्र हो जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोड्स इनकम्प्लीट है। आगे, अगर पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से कोई बाहर बाहर की तरफ गिराई गई कोई गेंद है, तो उसका क्या होगा उस गेंद का? फिर आगे चल के वो गेंद जो है आगे चल के पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। अगला, एक ग्रह के दिन की अवधि तथा उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन की अवधि और झुकाव के समतुल्य होता है। ये जो है यहाँ पर किसके लिए बात सही बैठती है? मंगल के विषय में सही बैठती है। कई बार मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी आगे करवा देती हूँ, उसका रीजन क्या होता है, क्यों करवा ली, क्योंकि ना फिर ऐसे करके ना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। और क्या होता है, यूट्यूब बहुत लंबी लंबी वीडियोस फिर अलाउ नहीं करता, मुश्किल हो जाती है। तो मैं चाह रही हूँ कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक तो पहली बात तो बता सकूं, और बहुत ज्यादा लंबी भी वीडियो ना हो, मतलब बहुत ज्यादा घंटों की भी ना हो जाए कि बच्चे उतना अच्छे से देख ही ना पाए उस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी आ रहा है, बहुत ज्यादा घंटे की वीडियो हो जाएगी तो पूरा देख भी नहीं पाएंगे आप सभी लोग। इसलिए मैं फटाफट क्वेश्चन करते करते आपको आगे बताती जा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कुछ हो आप वीडियो को पॉज करो, सुनो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से आप लोग। अगला,
किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। पृथ्वी तो है ही, पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा है, वो है यूरोपा। ये अभी बताया गया है, जुपिटर का मून है। इसको अभी ही इस पे रिसर्च किया गया, जिसपे ये देखा गया कि पृथ्वी के अनुकूल ही वहां पर भी सारी चीजें चलती हैं, तो यहाँ पर जो है एक जीवन पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगला, सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप सभी लोग जानते हैं, जुपिटर, सभी लोग जानते हैं इस बात को। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके किस ग्रह के चारों ओर वलय है। वलय का मतलब क्या होता है इधर, किसके चारों ओर आपको रिंग्स देखने को मिलेंगी, वो है शनि। शनि, अगर आप देखो, अगर आपने मैसेज मतलब अगर आपने पिक्चर होती है ना इसकी, अगर आपने सौर मंडल की पिक्चर देखी है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। और मैं एक और चीज बता दूं, शनि के ही सबसे ज्यादा मून्स भी हैं, मैक्सिमम मून्स शनि के ही आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, और अपने अक्ष पर चंद्रमा की घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो सही बात है ये तो, यहाँ पे सही बातें आपस में लिखी हुई है। आप मून का अर्थ से देखना चाहते हो, सिर्फ एक ही दिख पाते, क्योंकि वो दोनों का जो चंद्रमा का घूर्णन होता है पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, तो सही लिखा हुआ है, ए इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही बातें आपस में सही लिखी हुई है। अगला, अगर कभी अर्ध चांद है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितना कोण बनेगा। अर्ध चांद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर सूर्य, यहाँ पे पृथ्वी के बीच में आपको कोण जो है वो कौन सा देखने को मिलेगा, आपको 90 डिग्री मिलेगा, एक स्ट्रेट एंगल में हो जाएंगे 90 डिग्री। मैच कर लो फटाफट से, कॉर्नेट नहीं है, कॉमेट है, हेली कॉमेट। ये सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, जो अभी थोड़ी देर पहले करा था ना। मैच कर लो, इसका आंसर बन जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेके जाया जाता है, तो उस समय किसी भी वस्तु को अगर लेके जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, उसका भार घट जाता है। किसी भी वस्तु को पृथ्वी से अगर आप चंद्रमा पे लेके जा रहे हो तो उसका भार घट जाता है। अगला प्रश्न, अगर कोई भी एक देश अपनी सेलिनी, सेलिनी की फुल फॉर्म क्या है, सेलेनोलॉजिकल और अभ्यांतरिक अन्वेषण परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है, तो वो कौन सा हुआ है, वो देश कौन सा है, वो है जापान। जापान ने सेलिनी को यहाँ पर चंद्रमा के कक्ष में भेज करके पूरा यहाँ पर चेक किया है, पूरा एक्सप्लोर किया है पूरे चंद्रमा के एटमॉस्फेयर को। सौर मंडल में आपको क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड जो है वो खगोलीय पिंड मिलेंगे, किस किस के बीच में मिलते हैं, वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, ठीक है। देखो, आपको पता है सबसे पहले मरकरी आता है, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों आपके आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं, इनर प्लैनेट्स कहे जाते हैं। इनके बीच में आपको एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट मिलेगी पूरी, और इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आपको मिलेंगे। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स जो है, क्षुद्र ग्रह जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है भाई, ये अलग से याद कर लीजिएगा इसको, इजी है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। हाँ भाई, सबसे ऊंची की तरफ, नॉर्थ की तरफ आपको कौन सी इन चारों में से देखने को मिलेगी। तो देखो, दिल्ली तो आपका बीजिंग से नीचे ही है ना, साउथ में है ये तो। न्यूयॉर्क ऊपर की तरफ है, लेकिन रोम, इटली, ये सबसे ऊपर है। अगर आपने मैप देखा है तो आपको पता होगा, चाइना है, यूएसए है, ठीक है। इससे तो काफी नदर हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है रोम, इटली, तो इसकी वजह से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, अगर अभी ग्रीनविच के जीएमटी के समय अगर 5 बज रहा है, तो मिड डे हो रहा है, सॉरी, ग्रीनविच में मध्य दिन हो रहा है, तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे बज रहा है, तो वो कौन से यमुनोत्तर पे बना हुआ होगा। तो अगर आप देखो, 5 बज के शाम के अगर यहाँ पे 6 बज रही है ग्रीनविच मेरिडियन में, तो स्थानीय समय 5 बजे है, तो वहां पे कौन सा यमुनोत्तर होगा, वो होगा 75 डिग्री ईस्ट पे उसका बना हुआ होगा। अगला, कौन सा देशांतर प्रधान
याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है, ग्रेट सर्कल का निर्माण करता है, वो है 180 डिग्री। ग्रेट सर्कल जो ग्लोब पे आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, वो कुछ इसी प्रकार से इसी की देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल के रूप में ये अर्थ में जाना जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा अलग से। अगला प्रश्न, नई सहस्त्र शब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत की किस एक यमुनोत्तर में जो है वो दिखाई देती है? भारत की किस जगह पर आपको जो है ये दिखाई देगी, कौन से टाइम पीरियड में? 82.5 डिग्री ईस्ट में तो आईएसटी होता है। सन की पहली किरण आपको, और इधर चले जाओ ईस्ट की तरफ, 93 डिग्री अरुणाचल प्रदेश में किबितु के इलाके में सबसे पहली बार दिखेगी, क्योंकि आईएसटी तो हम मानक समय के रूप में मान रहे, तो वो तो हो नहीं सकता। और ईस्ट में चले जाओ भारत के, तो आपका 93.3 डिग्री ईस्ट वाला देखने को मिलेगा। अगला, प्राइम मेरिडियन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रधान याम्योत्तर। देखो भाई, अब इससे क्या सवाल बन सकता है, प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन जो है आपको लर्न करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से ये पास होकर के जाता है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन वो ग्रीनविच वाला जो पूरा टाइम है, असल में प्राइम मेरिडियन जो है ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन का होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार इसको किसने लेकर के आया था? 1851 में जॉर्ज आयरी इसको पहली बार लेकर के आए। फिर से ये जो क्रॉस करने का सिस्टम है ना, वो फिर यहाँ से देखा गया कि भाई कहाँ कहाँ से प्राइम मेरिडियन जो है वो क्रॉस होता है। तो जो प्राइम मेरिडियन है आपको पूरा लर्न करना है कि कहाँ कहाँ से ये पूरे रीजन में क्रॉस होता है। तो मैं आपको इसमें पूरा लिखवा रही हूँ एक एक करके, सारी जो भी हमारी सिटीज पड़ती हैं या कंट्रीज के नाम लिखवा रही हूँ वैसे मैं आपको यहाँ पर। तो कंट्रीज के नाम आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो भाई यूके से होके गुजरता है, फिर फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया इसका आंसर में आएगा। फ्रांस भी आएगा आंसर में। माली, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो बहुत छोटी सी कंट्री है। मैं एक और बात बता दूं, बुर्किना फासो एक ऐसी कंट्री जिसमें पिछले साल 3 बार तख्ता पलट हुआ है। ये सवाल एग्जाम में बन सकता है कि अभी जो है पिछले साल हाल फिलहाल में कौन सी ऐसी ऐसी कंट्री है जहां पर एक साथ 3 बार तख्ता पलट देखने को मिला है, वो है बुर्किना फासो। ठीक है, और फिर टोगो और घाना। ठीक है, 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही, 8 हो गई है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2, है ना। नाइजीरिया और पुर्तगाल से प्राइम मेरिडियन प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ भाई, आगे देखेंगे, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, हाँ ठीक बात लिखा है। तिथि निर्धारक इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही लिखे हुए हैं। मैं अभी ना, एक्चुअली ना मेरे पास अभी वो पिक्चर अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको समझा दूं कि प्राइम मेरिडियन कहाँ पे है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पे है, वो तिथि निर्धारक रेखा। तो आप लोग क्या, आप लोगों ने पढ़ा तो हुआ है ना ये सारी चीजें, आप लोगों ने, अभी अपना पेपर आ रहा है आप लोगों का, तो आप लोगों ने किया है ना इसको, तो बस उसको दिमाग में रखना आपने, जो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा तो सुनो मेरी बात, पढ़ लेना जा करके एक बार। हमारी पापा वीडियोस में से पढ़ लो, ज्ञान सर की वीडियोस है उसमें से पढ़ लो, पर पढ़ जरूर लेना इस टॉपिक को। चलो आगे बढ़ो। ग्लोब के दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो वो इसमें से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं है, बाकी सब ठीक लिखा हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है सबसे कम, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो अगर आप दो प्लेसेस का देखोगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे, तो पूरे एक दिन का अंतर पड़ जाता है, 24 घंटों का फर्क पड़ जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ पर गलत आंसर हो जाए। अगला, आपको अगर मान लीजिए जाना है, कौन सा आपको रूट देखोगे शिप से, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे आपने जाना है, तो आप इनमें से क्या देखोगे कि आप बिल्कुल कम समय में पहुंच जाओ? तो आप देशांतर देखोगे, एक का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है और दूसरे का लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है, जाने के लिए आप देशांतर देखोगे। आपको इलाहाबाद से
82.5 डिग्री ईस्ट से होकर के आपको अरुणाचल प्रदेश जाना है, तो आप पूरा देशांतर देखोगे उसका कि भाई कौन से लैटिट्यूड पे है, तो आपको पता चल जाएगा शिप से कैसे जाना है। ठीक है। अगला, अगर लोकल टाइम 6 बज रहे हैं सुबह की और ग्रीनविच मेरिडियन में टाइम बज रहा है 3 बजे, तो आप कहाँ पर होगे? ठीक है, मतलब कि जीएमटी का जो टाइम है वो 3 बज रहे हैं सुबह के, और बाकी किसी और जगह पे 6 बज रहे हैं। ठीक है, 3 आवर्स का फर्क है। 3 आवर्स का मतलब है आप 15 डिग्री, 1 घंटा 15 डिग्री के मुकाबले होगा, तो 3 घंटे कितने के हो गए? 45 डिग्री ईस्ट के मुकाबले हो गए। आंसर हो गया 45 डिग्री ईस्ट। और एक चीज आप सोचेंगे कि मैम ने ईस्ट कैसे लगा लिया, वेस्ट क्यों नहीं लगाया? 45 तो दोनों में कॉमन है। तो याद रखिएगा एक बात, कि अगर टाइम प्लस हो रहा है तो ईस्ट में होता है, टाइम माइनस हो रहा है तो वो वेस्ट में जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 3 बजे यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पर 12 बजा देता पिछले पिछले दिन के, तो हम 45 डिग्री वेस्ट बनाते टाइम। समझ रहे हो? अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो टाइम प्लस होता जाएगा। जैसे भारत जो है वो जीएमटी के 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे क्यों? क्योंकि हम ईस्ट की तरफ आते हैं लंदन से, जीएमटी के समय से हम आगे आते हैं 5.5 घंटे। तो हमारा जो देशांतर है 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है ना? तो ईस्ट जाओगे तो प्लस कर देना, वेस्ट जाओगे तो माइनस कर देना, और 1 घंटे पे 15 डिग्री बढ़ाते जाओ, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ता जाएगा। आप 15 डिग्री करते जाओ, एक एक घंटा बढ़ाते जाओ। अगला, इनमें से कौन सी कंट्री हमारी भूमध्य रेखा इक्वेटर पे आती है? तो अब इक्वेटर की कंट्रीज का भी रिवाइज कर लो, वैसे मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ लिया है, पर मेरे साथ आप लोग रिवाइज कर लो अच्छे से। इक्वेटर कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी कंट्रीज से क्रॉस होता है? बहुत सारी है, 13 कंट्रीज है। मैं लिख रही हूँ, फटाफट से नाम रिवाइज करते जाओ। इक्वाडोर, याद है वही वाइल्ड एनिमल्स वाली बताई थी मैंने आपको। कोलंबिया ऑप्शन में है, कोलंबिया सेकंड वाला, मतलब कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, बचा सिर्फ आपको 1 और 3 में देखना है, वेनेजुएला गलत हो जाएगा। उसके बाद गैबोन, ब्राजील, डीआरसी, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मैंने पहले भी लिखवाया था वैसे ये, इंडोनेशिया, किरिबाती। केन्या आ गया, मतलब क्या आंसर हो जाएगा इसका? ब्रुनेई नहीं आया ना, 2 और 3 आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर इनमें से कौन सी कंट्री में पास होता है? अभी पढ़ के हटे, केन्या से पास होता है। जस्ट अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, कोस्टा रिका, कैमरून, वेनेजुएला गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसी कौन सी कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, सब क्रॉस होता है? तो वो अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूछ रहा है, कंट्री नहीं है। आधो को तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, वैसे खैर आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, पर जब शुरुआत शुरुआत में बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं उनको ये लगता है कि भाई अफ्रीका और साउथ अफ्रीका एक ही बात है। उनको लगता है क्या ही फर्क है अफ्रीका और साउथ अफ्रीका। तो आप लोग याद रखिएगा, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, उसमें एक कंट्री साउथ में बिल्कुल पड़ती है, साउथ अफ्रीका, वो अलग है। ठीक है, तो अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विंटर सॉल्स्टाइस, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का जो टाइम होता है वो कितना होता है? यहाँ पर ये आपको लर्न करना है, 43.5 डिग्री। अगला प्रश्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कहां से होके नहीं गुजरता है? इंडिया से होता है, इजिप्ट से होता है, इंडिया के पास ही बांग्लादेश, म्यांमार, दोनों से होता है, ईरान से होके नहीं गुजरता। क्या आंसर हो जाएगा? ईरान। अगला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वही सेम क्वेश्चन, किससे क्रॉस होता है? देखो ऑस्ट्रेलिया से तो हो नहीं सकता ना, है ना? अच्छा कैप्रिकॉन पूछ रहा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मकर रेखा पूछ रहा है, कैप्रिकॉन पूछ रहा है। हाँ, तो कैप्रिकॉन से जो है इनमें से कौन कौन सा क्रॉस होता है आप देख रहे हो ना, कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, हर एक से क्वेश्चन आया, देख लो, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सबसे पूछ रहा है, आप लोगों को सबको बढ़ के जाना है। 23.5 डिग्री साउथ, साउथ अमेरिका से होता है, अफ्रीका से होता है, ऑस्ट्रेलिया से होता है, एशिया से क्रॉस नहीं होता है। अब सवाल आता है, 3 कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है और 10 कंट्रीज है। अब 10 कंट्रीज आप लोगों को याद करनी है कि 10 कंट्री कौन सी है, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ सारा यहाँ पर। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, स्किप करके आगे बढ़ो, वीडियो को 10 10 सेकंड आगे बढ़ाते जाओ। लेकिन जिनको नहीं पता, मैं सिर्फ उनको रिवाइज करा रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हर बच्चे की रिविजन अच्छे से हो जाए। साउथ अमेरिका में कहाँ कहाँ से होता है? अर्जेंटीना,
ब्राजील, चिले और पैराग्वे। ठीक है, आगे इक्वेटर, भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से है? सॉरी, इक्वेटर कह रही हूँ मैं यार, रुको रुको एक सेकंड, लिखो भाई। अफ्रीका में कहाँ कहाँ से है? नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, बोट्सवाना, मेडागास्कर। और ऑस्ट्रेलिया में पूरे ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है। और अगर द्वीप पूछता है तो इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, तीनों से गुजरता है। तो ये है इस पूरे का पूरा, यहाँ पर आपने लिख लिया होगा। तो अगर आप इसको ऑप्शन को बनाओगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिले, 1 2 3 4, चारों ही ऑप्शन इसमें ठीक लिखे होंगे।